हेलो। आज अपन रोटेशनल मोशन देखेंगे। क्या? घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। देखो, रोटेशनल मोशन करने से पहले अपन को वृत्तीय गति आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? वृत्तीय गति। अब देखो, वृत्तीय गति अपन ने अभी पढ़ी नहीं है क्योंकि वो एनएलएम के बाद पढ़ाते हैं, है ना। तो अब वृत्तीय गति करने से पहले अपन अगर रोटेशनल गति कर रहे हैं तो अपन को कुछ वृत्तीय गति के फॉर्मूले और वृत्तीय गति की कुछ कॉन्सेप्ट्स अपन को समझ में आना चाहिए। देखो, वृत्तीय गति और रोटेशनल गति एक ही बात होती है। देखो, वृत्तीय गति क्या होती है? वृत्तीय गति अपनी होती है कि कोई भी चीज है वो सर्कल में घूमे, जैसे एक गोल गोल सर्कल घूमती है ना, ये होती है अपनी वृत्तीय गति, है ना। अगर कोई भी चीज अगर एक केंद्र के सापेक्ष सर्कल में घूम रही है तो उस पर उसका वेग होता है, ये वेग v, है ना। इस वेग को लिखते हैं अपन ओमेगा। क्या लिखते हैं? ओमेगा, है ना। तो इस पर दो फोर्स काम करते हैं, एक तो ये अंदर की तरफ फोर्स लगता है, एक इसका बाहर की तरफ फोर्स लगता है ना। जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है उसको कहते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर। क्या कहते हैं? एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। और इस पर अंदर की तरफ लगता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जो इस बल को संतुलित करता है और ये इसको बनाए रखता है अपने वृत्त में। ठीक है। अब देखो, वृत्तीय गति और घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन गति होती है कि एक कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु और ये अपने अक्ष पर घूर्णन करे, या फिर एक वस्तु इसके साथ ऐसे बना दिया और ये घूर्णन करे, तो ये भी एक घूर्णन गति है। तो वृत्तीय गति और घूर्णन गति में समानता क्या है कि वस्तु दोनों में घूमती है। वृत्तीय गति में एक सर्कल में घूमती है और घूर्णन गति में वस्तु खुद घूमती है, एक एक अक्ष पर घूमती है। वृत्तीय गति, देखो, वृत्तीय गति ऐसे हो सकती है, उसका कोई केंद्र फिक्स नहीं हो सकता। वृत्तीय गति ऐसे सर्कल में घूम रही है तो सर्कल कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर कोई वस्तु अगर अपने अक्ष पर घूमनी है, उसका एक फिक्स अक्ष हो जाए, फिक्स दूरी हो जाए, तो वो उसका रोटेशनल मोशन हो जाता है, घूर्णन गति हो जाती है। मतलब कोई वस्तु अगर घूमती है, ऐसे घूम रही है, एक स्क्रू घूमता है ना ऐसे, तो वो घूर्णन गति है। लेकिन अगर अपन एक बाइक को एक सर्कल में घुमाए तो वो वृत्तीय गति होती है। तो अब देखो, वृत्तीय गति और घूर्णन गति में समानताएं बहुत हैं, लेकिन जो अपन को पढ़नी है वो है रोटेशनल मोशन। तो देखो, वृत्तीय गति और रोटेशनल मोशन दोनों, मतलब वृत्तीय गति और घूर्णन गति, इनमें जो समीकरणें होती है और जो पोजीशन होती है उनको मैं बता देता हूँ पहले तुम्हें, है ना। तो देखो, घूर्णन गति और वृत्तीय गति और सरल रेखा गति। देखो, सरल रेखीय गति, है ना। और इधर देखेंगे अपन वृत्तीय गति, वृत्तीय या घूर्णन गति। ठीक है, घूर्णन गति, है ना। सरल रेखीय गति और घूर्णन गति में अपन अंतर देखेंगे। देखो, सरल रेखीय गति में क्या होता है कि वस्तु इधर से इधर जाती है तो विस्थापन एक दूरी तय करती है, विस्थापन उसे अपन डी कहते हैं, है ना। लेकिन घूर्णन गति में एक वस्तु एंगल पर घूमती है, मतलब एक वस्तु यहाँ पर थी, फिर यहाँ से वो घूमती हुई अपने इस पर एंगल में आ गई, तो अपन को इसमें यहाँ जहाँ विस्थापन लिखते हैं अपन, उस जगह पे यहाँ थीटा आएगा कि कितना एंगल घूमी, कि 30 डिग्री घूमी, 40 डिग्री घूमी, 50 डिग्री घूमी, अपने सर्कल में कितना घूम रही है। तो यहाँ अपन विस्थापन लेते हैं थीटा और इसे कहते हैं कोणीय विस्थापन। क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन। ये बात समझने की एक तो कि इधर अपन विस्थापन कहते हैं, उसे अपन यहाँ थीटा कहते हैं। तो अगर रोटेशनल गति में कहीं भी तुम्हें थीटा दिखे तो उसका मतलब वो साइन थीटा कॉस थीटा वाला नहीं है, उसका मतलब है कि ये कोणीय विस्थापन है उसका। समझ में आई ये बात, है ना। चलो, इतना अपन को समझ आ गया, है ना। अब देखो, इसमें अगर कोई वस्तु चलती है तो उसको कहते हैं अपन वी, चाल या वेग। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वस्तु घूमती है तो हर सेकंड उसकी चाल तो परिवर्तित होती है, क्योंकि देखो, इधर इसकी दिशा ये, इस पे दिशा ये, इधर इसकी दिशा ये, इसकी दिशा ये, इसकी दिशा ये, तो वी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। सर्कल में हो रही है कि नहीं हो रही है? सर्कल में वी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, तो वी फिक्स नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर लेना क्या होता है? कोणीय चाल। क्या लेते हैं अपन? कोणीय चाल।
क्या लेते हैं, कोणीय चाल, और कोणीय चाल को ओमेगा कहते हैं। तो अब तुम्हें कहीं भी ओमेगा दिखे तो उसका मतलब क्या है कि एक वस्तु है जो सर्कल में घूम रही है, घूर्णन गति कर रही है, और उसकी चाल कितनी है, ओमेगा। यानी ओमेगा तुम्हें दे दी जाए 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा 2 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के 2 मीटर पर सेकंड के कोणीय वेग से गति कर रही है। किससे, कोणीय वेग से। समझ में आई। तो इसे अपन कहते हैं कोणीय वेग चाल, नहीं कोणीय वेग, और इस पे वेक्टर आता है। क्या आता है, वेक्टर आता है। कोणीय वेग आ गया। अब ऐसे ही देखो, अपन यहाँ गति करते हैं तो वेग होता है, ऐसे ही इधर होता है क्या, एक त्वरण। क्या होता है, त्वरण। तो इसमें इधर कहते हैं अपन अल्फा, और इसको कहते हैं कोणीय त्वरण। क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण, है ना। तो ये 3 चीजें तो अपन को ढंग से याद होनी चाहिए, थीटा, ओमेगा और अल्फा। क्योंकि है ना, जब अपन समीकरण करेंगे, जब अपन फॉर्मूले याद करेंगे तो अपन को ना ये समझ नहीं आएगा कि थीटा क्या है, ओमेगा क्या है, अल्फा क्या है। तो मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। त्वरण को बदल दिया अपन ने अल्फा में, वेग को बदल दिया अपन ने कोणीय वेग ओमेगा में, है ना, और विस्थापन को बदल दिया अपन ने थीटा में। याद रखने वाली बात है, रोटेशनल मोशन इसी पर बेस्ड है। ठीक है। अब देखो, अपने पास सरल रेखीय गति की समीकरण क्या होती है। एक तो होती है v बराबर u प्लस ए टी, एक होती है वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एक होती है s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये समीकरणें होती हैं सरल रेखीय गति की। अगर इन्हें अपन रोटेशनल मोशन की समीकरणें बदले तो देखो, अपन ने देखा कि वेग को ओमेगा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओमेगा। तो देखो ये वेग है क्या, प्रारंभिक, तो ये है ओमेगा फाइनल, है ना। इक्वल टू अपन लिखेंगे ये यू प्रारंभिक वेग है, तो इसे लिखेंगे ओमेगा नॉट। क्या लिखते हैं अपन हमेशा, ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट, ओमेगा इनिशियल, है ना, प्लस त्वरण को अपन क्या लिखते हैं, अल्फा। और समय तो समय ही है भाई, समय थोड़ी ना चेंज होता है। अब ऐसे ही यहाँ पर देखो ओमेगा स्क्वायर, इसको फाइनल नहीं लिखते हैं, नॉर्मल लिख लें अपन ओमेगा, और इसका हो जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, और एस विस्थापन है, इसको अपन क्या लिखते हैं, थीटा, 2 अल्फा थीटा। तो ऐसे समीकरण समझ में आई। अब देखो ये यहाँ कितनी अटपटी लग रही है, बहुत अटपटी समीकरण लग रही है, लेकिन अगर इससे इसे बनाया जाए तो बहुत आसान हो जाता है। तो इन अटपटी समीकरणों को ढंग से याद करने के लिए अपन को हमेशा दिमाग में होना चाहिए थीटा किसकी जगह है, विस्थापन की जगह, अल्फा किसकी जगह है, त्वरण की जगह, ओमेगा किसकी जगह है, वेग की जगह। ये याद रखने की चीजें हैं। ऐसे ही एस की जगह क्या लिखेंगे अपन, थीटा इक्वल टू यू की जगह अपन क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट टी। अब देखो मैंने नोट्स में ओमेगा ही लिख रखा है, तो वो ओमेगा टी कर देना इस समीकरण के लिए, है ना। वो सेकंड नंबर पे लिख रखी है मैंने, ये समीकरण रोटेशनल मोशन की समीकरणों में सेकंड नंबर की समीकरण, उसमें टी लगा देना, है ना, प्लस हाफ, और एक ही जगह अपन क्या लिखते हैं, अल्फा टी का स्क्वायर। तो ये हो गई इसकी 3 समीकरण। एक ऐसे नेट वाली समीकरण होती है, उसको भी तुम चेंज कर लोगे खुद के हिसाब से, है ना। इतना समझ आ चुका है आपने, इतना समझ आ चुका है। चलो बहुत अच्छी बात है। अपन इस क्लास में रोटेशनल का बेस करेंगे, क्या करेंगे, बेस। ठीक है। चलो अब देखो, एक समीकरण हमेशा याद रखना, एक समीकरण जो मैं बता रहा हूँ वो हमेशा तुम्हें याद रखनी है। एक समीकरण हमेशा तुमको याद रखनी है। क्या, एक समीकरण हमेशा तुम्हें याद रखनी है। तो उसमें समीकरण है ये, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। ये समीकरण हमेशा याद रखो। ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग, टी क्या है, ये क्या है, टाइम पीरियड, है ना, और ये टी समय नहीं है, हाँ ये है आवर्तकाल। अब देखो समय और आवर्तकाल दोनों में अंतर है। अपन रोटेशनल मोशन और वृत्तीय गति में आवर्तकाल किसे कहेंगे। मान लो ये एक
मतलब ये अपने पास एक वस्तु है, क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये अपने इस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करेगा। कैसे करेगा? देखो, ये अपने इस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करेगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये धीरे धीरे घूमता हुआ अपने इस अक्ष के सापेक्ष, किस अक्ष के सापेक्ष, इस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है, घूर्णन करता हुआ करता हुआ करता हुआ, और ये देखो मैं कराता हूँ इसका अच्छा घूर्णन। देखो, यहाँ से ये अपने इस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करेगा। देखो, इस अक्ष के सापेक्ष ये यहाँ इसकी मेन पोजीशन है ना। अब ये घूर्णन करेगा। देखो मैं घुमा के बताता हूँ। इसने अब देखो यहाँ से स्टार्ट किया, अब इसने एक चक्कर घूमा, एक चक्कर घूम के अपनी प्रारंभिक स्थिति पे आ गया। तो इसने अब जितना सेकंड एक चक्कर घुमाने में लगा, यह है इसका आवर्तकाल। क्या है? आवर्तकाल टी। ठीक है। अब इसने कितना टाइम लिया, ये ऐसे घूम के आने में, इस जगह पे वापस आने में कितना टाइम लिया, वो उसका हो गया आवर्तकाल। लेकिन अगर अपन समय कहेंगे तो समय क्या होगा? मान लो इसने एक ये एंगल बनाया, कितना, यहाँ इसकी प्रारंभिक स्थिति, यहाँ ये आ गया, इसने ये थीटा एंगल बनाया, कितने समय में बनाया, वो उसका हो गया समय। क्या हो गया? इस समय में इसने यहाँ से यहाँ ये एंगल बनाया, लेकिन इसने एक पूरा चक्कर घूम कर आने में कितना समय लिया, वो उसका आवर्तकाल हो गया। अब आवर्तकाल हो गया। आवर्तकाल समझ में आया क्या होता है? कि एक पूरा घूर्णन करने में लगा समय, एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय, उसका क्या होता है? आवर्तकाल। तो ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/t। ठीक है। अब आवर्तकाल होता है ना, और आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति, आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होती है, यानी आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी एफ। देखो, आवृत्ति को बहुत चीज़ों से डिनोट करते हैं, एफ से भी डिनोट करते हैं, है ना, म्यू से भी, ऐसा म्यू होता है ना, मतलब वी है, इसको थोड़ी सी इधर हवा दे दो तो हवा दे देंगे तो ऐसे बन जाएगा ये, इससे भी डिनोट करते हैं, है ना। आवृत्ति को अपन एन से भी डिनोट करते हैं। तो तीन तरीके हैं इसके डिनोट करने के आवृत्ति को। तो तीनों तरीके से कहीं भी कैसे भी डिनोट किया जा सकता है। अपन को अपने हिसाब से अपन फ्रिक्वेंसी लेंगे सीधा, ठीक है ना। तो देखो, आवृत्ति होती है, वो होती है 1/t। अब ये आवृत्ति 1/t आती क्यों है, ये समझो पहली बात। तो देखो, आवृत्ति क्या होती है कि एक सेकंड लगी। अब देखो, जैसे अपन देखते हैं कि ग्राइंडर घूमता है, अपन की जो वो घास काटने वाली मशीन होती है ना, जिससे अपन का कुट्टी वुट्टी करते हैं, वो वाली मशीन अपन दमादम हाथ से घुमाते हैं। अब हाथ से तो वो धीरे घूमती है, लेकिन मशीन से वो स्पीड में घूमती है, समझो। मशीन से तो वो अगर मोटर लगा दी जाए तो मशीन से वो, अब जैसे अपने पास ब्लेंडर होता है, अब ब्लेंडर एक सेकंड अपन अगर ब्लेंडर को चलाएं तो एक सेकंड में, एक सेकंड में ब्लेंडर का जो वो आगे का वो होता है, जो घूमता है, उसने एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, की संख्या, है ना, एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या होती है? एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। मतलब एक एक ब्लेंडर के आवृत्ति लगभग मान लो 30 है, मतलब एक सेकंड में 30 चक्कर लगा लेता है। मतलब इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 30, यानी एक सेकंड में ब्लेंडर 30 चक्कर लगाता है। तो अब उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल होता है 1/30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि f बराबर होता है 1/t, तो t बराबर हो जाएगा 1/f। अब देखो कैसे, अब देखो अपन को पता है कि एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या कितनी है? 30। तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? 1/30 सेकंड। लगा कि नहीं लगा? और यही तो आवृत्ति का उल्टा हुआ। एक चक्कर, देखो आवर्तकाल क्या है? एक चक्कर लगाने में लगा समय, और एक एक सेकंड में 30 चक्कर लग रहे हैं, तो एक चक्कर कितने में लगेगा? 1/30 सेकंड में। लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा भाई साहब, बिल्कुल लगेगा। और एक चक्कर लगाने का जो समय होता है वही तो आवर्तकाल होता है। तो आवर्तकाल और आवृत्ति हमेशा उल्टे होते हैं एक दूसरे के, ये फिक्स है, अपन को समझ में आ गया इस आवृत्ति वाले कॉन्सेप्ट से। तो ओमेगा बराबर अपन लिख सकते हैं 2π/2πf, ये भी सही है। और ओमेगा बराबर होता है 2π/t। ये दो फॉर्मूले और ये तीन फॉर्मूले, ये तो अपन को ढंग से याद होने चाहिए रोटेशनल के लिए।
बिल्कुल समझ आने वाली बात है जी, बिल्कुल समझ आ गई है। क्या है? बिल्कुल समझ आ चुकी है। ठीक है। अब ये देखिए एक समीकरण है थीटा बराबर 2 पाई n, ये समीकरण मतलब लिखना है, कोई काम की नहीं है, अपने ना याद करनी। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन करा रखा है सर ने, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से कि एक गतिपालक चक्र एक समान कोणीय त्वरण के साथ घूम रहा है। अब इसने बोला देखो, पहले तो बोल दिया कि एक गतिपालक चक्र है वो एक समान कोणीय त्वरण से घूम रहा है, मतलब उसका अल्फा क्या है? कांस्टेंट। ऐसे लिखना सीखो, क्वेश्चन समझा लिखा। इसका कोणीय त्वरण कितना दे रखा है? 10 सेकंड में, है ना, 10 सेकंड में 20। इसका कोणीय त्वरण, अरे ये कोणीय त्वरण नहीं है, ये कोणीय वेग है। ठीक है। देखो अब इसने ये पहली लाइन बोल दिया है कि ये एक समान कोणीय त्वरण से घूम रहा है। जब त्वरण कांस्टेंट है तो त्वरण थोड़ी ना बढ़ेगा। इसे गलत करके यहाँ पर है ना क्या लिखना है? कोणीय वेग। क्या लिखना है? कोणीय वेग। ठीक है। ये गलती कर रखी है मैंने लिखने में क्वेश्चन। अब ये कितने कोणीय वेग से घूम रहा है? 10। देखो इसका कोणीय वेग 10 सेकंड में कितना हो रहा है? 10 सेकंड में 20 पाई से बढ़कर 40 पाई रेडियन पर सेकंड हो रहा है। ठीक है। अब मतलब पहले 20 पाई रेडियन था, फिर 10 सेकंड बाद उसका हो गया 40 पाई रेडियन। इसका मतलब ये है, तो इस दौरान इसने कितने चक्कर करे होंगे? इस दौरान इसने कितने चक्कर करे होंगे? नीट में पूछा हुआ है 2006 में। ठीक है। तो अब देखो पहली बात तो अपन को पता है कि ये अब इसका वेग है 20 पाई रेडियन और 40 पाई रेडियन, ये इसका प्रारंभिक वेग है ओमेगा नॉट 20 पाई रेडियन पर सेकंड। और इसका ये क्या है? ओमेगा फाइनल है इसका, है ना। अब देखो रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता तो ये अल्फा हो जाता। इस पर सेकंड है, इसका मतलब वेग है ना। क्योंकि देखो अब एक बात और समझ लो, एक बात और समझ लो, मैंने इनके तुम्हें ये तो पता ही नहीं मात्रक। देखो अपन देखो, अपन इसके विस्थापन का मात्रक क्या लेते थे? मीटर। लेकिन अगर थीटा का मान लेते हैं, थीटा, अब विस्थापन कोणीय है इसमें तो ये हो जाएगा थीटा, है ना, कोणीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन को अपन किस में मानते हैं? रेडियन में। किस में? रेडियन में, RED, रेडियन में लेते हैं। ठीक है। अब विस्थापन अब आता है क्या? वेग, कोणीय वेग। ओमेगा बराबर क्या होगा? डी थीटा बाई डी टी को होगा क्या? ये थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें, ये सब चीज़ समझाऊंगा ना अभी, तुम्हें जब समझ में आएगा। ये सब वृत्तीय गति के कॉन्सेप्ट है, पर मुझे यही बताने पड़ेंगे क्योंकि तुम्हें समझाना भी तो है, समझाना भी तो। इस क्वेश्चन को करो, ये ओमेगा नोट है और ये ओमेगा फाइनल है, और टाइम इसने बोल दिया ये है इसका टाइम 10 सेकंड, और अल्फा इजकल टू क्या है? कॉन्स्टेंट। अल्फा क्या है भाई? कॉन्स्टेंट। क्या है अल्फा? अल्फा कॉन्स्टेंट है भाई। तो अपन अब देखो अपने पास ओमेगा नोट है, ओमेगा फाइनल है और टी भी है। अब क्या करें अपन, बताओ। सबसे पहले ये समीकरण लगाते हैं, कौन सी? ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नोट। अब देखो ये वाली समीकरण नहीं क्यों लगा रहे अपन? देखो अपन ये वाली लगाएं, पहली समीकरण ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, ये वाली समीकरण लगाते हैं अपन, है ना, है ना। ये वाली समीकरण लगाते हैं तो इसमें अपने पास टी भी है लेकिन अल्फा नहीं है। क्या नहीं है अपने पास? अल्फा नहीं है। और अपन को निकालना क्या है? इसने कितने चक्कर लगाए होंगे। अब देखो चक्कर लगाने के लिए अपन को अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है। क्या निकालने की जरूरत नहीं है? अल्फा। अपन को चक्कर, अब देखो मेरी बात समझो, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चक्कर कितने लगाए। एक बात बताओ, एक वस्तु यहाँ से स्टार्ट की सर्कल घूमना और इधर घूम के आई तो इसने कितना डिग्री का एंगल बनाया? समझ आ रहा है तुम्हें ये वाली बात? इसने कितना डिग्री का एंगल बनाया भाई? एक वृत्त का एंगल होता है, एक सर्कल में कोई चीज घूमती है तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। और 360 डिग्री को अगर अपन पाई में चेंज करें तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो पाई बाई 180 से, तो ये देखो ये गया 18 दूनी का 36, 2 पाई का कौन बनेगा? कितने का? 2 पाई, यानी थीटा इजिकल टू 2 पाई होगा तो वो एक चक्कर लगाएगी। कितना लगाएगी? एक चक्कर। ये चेंज करना तो आता है ना। पाई बराबर क्या होता है? 180, अपन को पता है पाई बराबर 180 होता है, तो 2 पाई बराबर क्या हो जाएगा? 360। ये चेंज करना तो बेसिक मैथ का काम है भाई। और ये थीटा वाला भी, ये सर्कल वाला भी, ये थीटा बराबर 2 पाई पे होगा तो एक चक्कर होगा, ये बेसिक मैथ है भाई।
है ना। अब इतना समझ आ गया अपन को। तो अपन को अपन निकालना क्या है, अपन को थीटा निकालना है भाई। क्या निकालना है, थीटा। अगर अपने पास थीटा हो, अपने पास थीटा हो तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो अपन इस समीकरण को लगाते हैं, पहले इसको इसको लगाकर अपन अल्फा निकालेंगे यहाँ से। तो निकालो, देखो देखो ओमेगा फाइनल कितना है अपना 40 पाई, है ना। और बराबर ओमेगा इनिशियल कितना है अपना 20 पाई, है ना। प्लस अल्फा कितना है अपना ज्ञात करना है, टाइम कितना है अपना 10 सेकेंड, है कि नहीं। बिल्कुल है भाई। देखो इतना अपने आप समझ आ गया। अब देखो इसको इधर देखो 40 पाई, इसको इधर ले जाएंगे तो इधर देखो 40 पाई में से 20 पाई गए तो कितना बचा 20 पाई, इधर बचा, बिल्कुल बचा भाई, है ना। 20 पाई बचा और इधर क्या बचा अल्फा 10। अब देखो 10 से ये गया तो बचा क्या, अल्फा बराबर आ गया 2 पाई। कितना आ रहा है 2 पाई। अल्फा बराबर 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसका ये मात्रक होता है, मैं ना वृत्तीय गति में बताऊंगा ये मात्रक वात्रक तुम्हें, है ना। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर कैसे हुआ, है ना। अब ये अपने पास अल्फा आ गया है अपना पास, है ना। अब अपने पास क्या आ गया अल्फा। अब अपन को करना क्या है, अब अपन को करना है, अपन को थीटा निकालना है। कितना थीटा निकलेगा, जितना थीटा निकलेगा उतने चक्कर होंगे। तो थीटा निकालने का समीकरण लगाएंगे अपन अब, है ना। है ना। अब देखो अपने पास दो समीकरण बची, एक तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस अल्फा टी, और एक बची अपने पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। अब देखो दोनों समीकरण से अपन निकाल सकते हैं। देखो अपने पास अल्फा तो अपन ने निकाल लिया, अल्फा निकाल रहे हैं 2 पाई। देखो इस समीकरण से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इसमें ओमेगा नॉट यानी ओमेगा फाइनल की वैल्यू थी 40 पाई, थी कि नहीं थी। और ओमेगा नॉट की वैल्यू थी 20 पाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू 2 पाई और समय था 10 सेकेंड। ठीक है, इससे कर रहे हैं अपन इधर कैसे। तो ये इसका हो जाएगा 4 × 16 और जीरो का डबल हो जाएगा 1600 पाई स्क्वायर। इसका हो जाएगा 2 × 2 = 4 और मैं करना सिखा रहा हूँ 400। जैसे 10 20 50 होते हैं ना, तो सबसे पहले इसका करो, इसका वर्क कितना होता है 4 × 16 और फिर जितनी जीरो होती है उसका डबल कर दो 2। ठीक है, और ऐसे ही ये पाई स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 20 पाई, कितना हो जाएगा 20 पाई। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। अब देखो इधर इसको ले जाओ तो इधर बचेगा, देखो 1600 पाई स्क्वायर में से 400 पाई स्क्वायर गया तो कितना बचा भाई साहब, अपने पास बचा 1200। क्या बचा भाई 1200 पाई स्क्वायर और बचा इधर 20 पाई। ठीक है, अब इस पाई से इस पाई को काट दो और ये गया अपने पास ये, अरे थीटा तो इसमें आया ही नहीं, इसमें थीटा तो कहीं आई नहीं। अबे यार 2 अल्फा, ये क्या लगा दिया मैंने, समीकरण ही गलत लगाई है। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने समीकरण ही गलत लिख दी। समीकरण तो ये होती है ना अपने, अल्फा इज ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये वाली समीकरण होती है। इसमें देखो 40 पाई का स्क्वायर करो, सॉरी सॉरी मैंने गलती से, स्क्वायर प्लस 2 अल्फा कितना होता है अपना 2 पाई, है ना। और थीटा अपन को निकालना है भाई, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 1600 पाई स्क्वायर और ये बचा अपना 400 पाई स्क्वायर, है ना। और ये हो जाएगा अपना 2 × 2 = 4 पाई थीटा। अब ये इधर चल जाएगा तो 1200 पाई स्क्वायर बचेगा, इधर बचेगा 4 पाई थीटा। देखो पाई से ये गया 4, 4 × 3 = 12, 300 पाई थीटा, है ना। अब देखो मैंने एक समीकरण बताई थी, ये समीकरण मैंने तुम्हें बताई थी कि ये याद मत करना कौन सी, थीटा बराबर ये लिख रही है ना अपनी 2 πn। तो इसमें n क्या है, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। तो अपन इससे चक्रों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे, देखो थीटा की जगह इसको रखो, कितना 300 पाई
बराबर 2 पाई एन, पाई से पाई गया 2, ये कितना बचा, एन इज इक्वल टू 150 एन। तो 150 चक्कर लगेंगे। कितने चक्कर लगेंगे भाई, 150 चक्कर। ठीक है, अब देखो कैसे, देखो मैंने बताया कि एक एक चक्कर करने के लिए अपन को 2 पाई कोण बनाना होगा, है ना, कोण बनाना होगा। तो अब देखो एक चक्कर के लिए अपन को 2 पाई कोण बनाना होगा थीटा, है ना। तो अपन के देखो देखो समझो, 2 पाई कोण में बनेंगे एक चक्कर, है ना। तो 2 पाई कोण में कितना बनेगा, एक चक्कर बनेगा। तो 300 पाई, तो कोण में एक चक्कर बनेगा, तो एक कोण में कितना बनेगा, एक कोण में बनेगा 1/2 पाई। ठीक है, तो ऐसे ही 300 पाई कोण में कितना बनेगा, 300 पाई/2 पाई, कितने चक्कर बने, 150 चक्कर। या तो ऐसे निकालो, या फिर ये वाला फॉर्मूला याद रखो, थीटा बराबर 2n पाई, थीटा बराबर 2n पाई होगा, इससे अपन n बराबर 150 चक्कर डायरेक्ट निकाल लेंगे। और वैसे भी अगर देखो थीटा बराबर कितनी वैल्यू है, जैसे थीटा बराबर 300 वैल्यू आई है, 300 पाई, तो डायरेक्ट अपन को करना है ना, चक्करों की संख्या निकालनी है, तो डायरेक्ट ना 300 पाई में 2 पाई का भाग दो, क्योंकि एक चक्कर बनाने में 2 पाई लगेगा, डायरेक्ट 150 चक्कर आएंगे, ये सही है सीधा, है ना। अब देखो इससे निकाल सकते हैं क्या, अपन निकाल सकते हैं भाई, थीटा निकालना है, ओमेगा टी की वैल्यू होती है 20 पाई, और इसकी वैल्यू होती है 10, और इसका वैल्यू है 1/2, अल्फा की वैल्यू है 2 पाई, और टी की वैल्यू है 10। निकाल लो भाई, 2 पाई यानी 200 पाई प्लस 1/2, 2 से 2 गया, ये बचा 100 पाई। देखो 100 पाई, इसको हटाओ, और ये 200 पाई, और ये 100 पाई, थीटा है जगह 300 पाई आ गया। अब अपन को इस चक्करों की संख्या निकालनी है, तो देखो चक्करों की संख्या देखो, 300 पाई यहाँ पर है ना, 300 पाई। तो और एक चक्कर के लिए अपन को 2 पाई का कोण बनाना होगा, तो कितने चक्कर बन जाएंगे, 150 चक्कर। यहाँ से डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। इतना अपन को समझ आ चुका है कि मतलब अपन को ये समीकरण क्लियर हो चुकी है। अब देखो इन समीकरणों की थोड़ी सी और मैं क्लियरिटी कर देता हूँ। अपन ने देखो विस्थापन को चेंज किया था थीटा में, है ना। देखो विस्थापन का मात्रक सरल रेखा गति में क्या होता है, मीटर, लेकिन थीटा तो क्या होता है, ये एंगल होता है, एंगल, थीटा एंगल होता है ना। थीटा एंगल होता है, तो एंगल को अपन किस में लिखेंगे, थीटा का मात्रक होगा रेडियन, याद रखने की बात है, क्योंकि वृत्तीय गति में आते हैं, है ना, रेडियन। अब देखो अपन ने वेग होता है, वेग क्या होता है, वेग को अगर अपन अवकलन के रूप में लिखें, तो अवकलन के रूप में dx/dt नहीं लिख देते क्या। अब x क्या है यहाँ पर, विस्थापन, वही अपना विस्थापन। तो ऐसे ही अपने पास ओमेगा है, तो ओमेगा को क्या लिखेंगे, डी थीटा बाई डी टी, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। और ये क्या है, डी थीटा, ये थीटा क्या है, ये है अल्प कोणीय विस्थापन, ये अल्प विस्थापन है, तो ये अल्प कोणीय विस्थापन है, ये समझ आया। अब देखो इसको अपन लिखते हैं, वेग को क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड, है ना। तो मीटर की जगह अपन रेडियन ले रहे हैं, तो इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन पर सेकंड। समझने वाली बात है बिल्कुल। और ऐसे ही अपना अल्फा क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, dv/dt होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है जी, है ना। E बराबर dv/dt। और एक और फॉर्मूला होता है, याद हो तो तुम्हें, x के सापेक्ष में dx के सापेक्ष में v dv/dx, ये एक ही फॉर्मूले होते हैं, अपन ने सरल रेखीय गति में पढ़े, बिल्कुल होते हैं। तो ऐसे ही अल्फा के क्या क्या फॉर्मूले होंगे, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्फा का पहला फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, अल्फा का अपना पास पहला फॉर्मूला होगा जी डी ओमेगा बाई डी टी, बिल्कुल होगा। दूसरा अपने पास फॉर्मूला होगा ओमेगा बाई डी थीटा, ये भी अपना अल्फा का फॉर्मूला है, बिल्कुल है, हाँ सही है। और इसका मात्रक क्या होगा, मीटर की जगह लगो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल है, बिल्कुल सही फॉर्मूले हैं, बिल्कुल सही है भैया।
तो इतना तुम्हें समझ आ चुका है। अब अपन घूर्णन गति स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन क्या स्टार्ट कर सकते हैं? घूर्णन गति। ठीक है, अब अपन अपनी घूर्णन गति स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो, किसी अक्ष के चारों तरफ कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती है, यह अक्ष घूर्णन अक्ष होती है। और ऐसी गति क्या हो जाती है? घूर्णन गति। अगर वृत्तीय गति कोई अक्ष के सापेक्ष हो जाए, जैसे ये अक्ष है और इसके सापेक्ष ये डोरी बांध के अपन ने ये बॉल लटका दी और इसको अपन अब घुमा रहे हैं, तो ये इस अक्ष के सापेक्ष ये जो अक्ष है ये हो जाएगी घूर्णन अक्ष, और ये अक्ष की सापेक्ष जो गति होगी वो होगी घूर्णन गति। क्या हो जाएगी अपनी? घूर्णन गति। समझ में आया? अब देखो रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी ऐसी, देखो कोई भी दृढ़ पिंड, क्या कहते हैं अपन? दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड का मतलब क्या होगा? इसको इंग्लिश में कहते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, है ना? इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन? इसको रिजिड बॉडी कहते हैं। तो देखो दृढ़ पिंड क्या होता है? मान लो अपन ने एक ब्लॉक लिया और ब्लॉक में अपन ने दो बिंदु लिए, बहुत छोटे बिंदु लिए, बिल्कुल अल्प बिंदु। एक बिंदु लिया एक और एक बिंदु लिया ये, और इनकी दूरी अपन ने देख ली कि इनकी दूरी डी है, ए और बी के बीच की। तो अगर इनकी दूरी, मतलब कुछ भी करने से इनकी दूरी परिवर्तित ना हो, जैसे अपन अगर इसको जोर जोर से हिलाएं, जोर जोर से धागे में बांध के फिराएं, तो इनकी जो ये दोनों के बीच की दूरी है वो परिवर्तित ना हो। लेकिन अगर देखो अपन एक सॉफ्ट रबड़ की एक पट्टी को अगर फिराएंगे, तो रबड़ की पट्टी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बढ़ने लग जाएगी, तो उनके ये बिंदु के बीच की दूरी बढ़ने लग जाएगी या घटने लग जाएगी, है ना? लग जाएगी, नहीं लग जाएगी? रिजिड, तो ऐसी वस्तु जिनकी ये दोनों दूरी परिवर्तित ना हो वो होती है रिजिड बॉडी। यानी दूरी ना बदले, मतलब उनकी जो ये दूरी है ना ये बदले नहीं, तो ऐसे मतलब कठोर वस्तुएं। अब देखो पूर्णतः मतलब एक आदर्श रिजिड बॉडी बनाना असंभव है, क्योंकि हल्के हल्की मतलब बहुत नैनोमीटर माइक्रो लेवल पर चेंजेस तो होते ही हैं। किसमें? कंपाउंड्स में होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अब रिजिड बॉडी की घूर्णन गति कहाँ कैसे दो तरीके से हो सकती है। अब देखो मान लो ये एक रिजिड बॉडी है ना? ये एक रिजिड बॉडी है, ये एक लोहे की गेंद है। अब लोहे की गेंद की स्थिति, लोहे की गेंद की जो आकार है उसका में परिवर्तन बहुत मुश्किल से होता है। तो अब देखो इसकी गति की घूर्णन गति कैसे करा सकते हैं अपन? दो तरीके से करा सकते हैं। कैसे? एक तो इसे किसी अक्ष के सापेक्ष, फिक्स अक्ष, मान लो ये गेंद है, इसको अपने इसके सेंटर के अक्ष के सापेक्ष घुमाएं, जैसे पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है ना, ऐसे घुमाएं। तो ये एक तो ये हो गया। और पृथ्वी अगर इसको एक इधर यहाँ से धागा बांध के घुमाए तो भी ये होगा। लेकिन हर अपन ने देखो दोनों कंडीशन है लिए हैं, पर इनमें एक्सिस फिक्स था, यानी फिक्स एक्सिस के सापेक्ष के साथ घुमाया है अपन ने। मतलब एक्सिस अपन ने चाहे ये वाला लिया हो, यहाँ घुमाया हो, चाहे यहाँ से अपन ने इस बॉल को ऐसे घुमाया हो, लेकिन लिया तो एक्सिस फिक्स है। लेकिन एक और तरीके से अपन घूर्णन गति कर सकते हैं, और उसे बोलते हैं अपन गतिमान अक्ष के सापेक्ष। गतिमान अक्ष के साथ, अब गतिमान अक्ष के साथ क्या होता है? इस गेंद को लो और इसको ले आओ अपने एक नत्तल पर, ये रख दिया नत्तल पर, और इस गोले की गेंद को यहाँ से फेंकें, तो अपन देखेंगे कि ये गोले की गेंद घूमेगी भी, है ना? घूमेगी भी और आगे भी चलेगी, घूमेगी आगे चलेगी, घूमेगी आगे चलेगी, घूमेगी आगे चलेगी, कुछ इस प्रकार आगे जाएगी। मतलब इसका देखो अक्ष कहाँ है, गति कर रहा है इधर, और बॉल इधर घूम भी रही है। तो इसका ये कैसी गति हो गई? इसे कहते हैं गतिमान अक्ष के सापेक्ष गति। और इसको में पढ़ते हैं अपन लोटनी गति। क्या पढ़ते हैं? लोटनी गति। इसका एग्जाम्पल है गतिमान अक्ष के साथ गति है, इसको कहते हैं अपन लोटनी गति, जो अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया?
रिजिड बॉडी समझ आ गई। रिजिड बॉडी की घूर्णन गति दो प्रकार की होती है, वो समझ आ गई। अब अपन देखो, अब अपन के मेन फॉर्मूले की तरफ पढ़ेंगे, जड़त्वाघूर्ण का फॉर्मूला। अब देखो मेरे बात समझो, बना ये दो फॉर्मूले भी तुम्हें, दो फॉर्मूले हैं वो भी याद रखना है हमेशा तुम्हें, है ना। देखो ये सर ने एक चीज करा रखी है, घूर्णन गति में रेखीय वेग, है ना। ये रेखीय वेग हमें कोई याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस हमें अपन को ये जरूर याद रखना है कि निकाय जब कोई वस्तु घूमती है पूरी बॉडी, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होती है। क्या होती है? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होती है। वो कैसे आई कैसे नहीं आई वो तुम्हें मतलब नहीं है, बिल्कुल। क्या नहीं है? बिल्कुल मतलब नहीं है। अब क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि देखो इन सब में करने में बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा अपना, और है ना तुम्हें कोई सेंस निकलेगा नहीं। मैं करा तो दूंगा, करा तो दूंगा, चलो करा ही देते हैं, करा ही देते हैं। पहले तो तुम्हें ना ये देखो, अपन देख रहे हैं घूर्णन गति में रेखीय वेग। ठीक है, घूर्णन गति में अपन देख रहे हैं रेखीय वेग। क्या देख रहे हैं? घूर्णन गति में अपन देख रहे हैं भाई रेखीय वेग, है ना। तो घूर्णन गति में पहले रेखीय गति देखो। मान लो ये कोई एक बॉडी है, क्या ये एक बॉडी है भाई, ठीक है। ये एक बॉडी मान ली अपन ने, है ना। अब ये बॉडी को अपन यहां से घुमाएं, या फिर एक अपन बड़ी बॉडी मान लें, इसे छोड़ो, एक बड़ी बॉडी मान ली, ये अपन एक बड़ी बॉडी मान ली, चलो। और ये इसका ये क्या है? एक्सिस। अगर मैं ऐसे बना दूं, इसका मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है? ये है घूर्णन अक्ष। क्या है? घूर्णन अक्ष। ये क्या है? ये हो जाएगा अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो, अब ये पूरी बॉडी है, ठीक है। अब इसमें अपन को करना क्या है? अब ये पूरी बॉडी ऐसे ऐसे घूमेगी, घूमेगी कि नहीं घूमेगी भाई? घूमेगी, बिल्कुल घूमेगी। जैसे ये अपने इस एक्सिस पर ऐसे ऐसे घूम रही है ना। ये अपने इस एक्सिस पर ऐसे ऐसे घूम रही है, घूम रही है कि नहीं घूम रही है? घूम रही है ऐसे 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 अपने एक्स। अब इसका एक्सिस क्या है? ये पॉइंट, ये इसका एक्सिस। अब ये ऐसे ऐसे घूमेगी, ठीक है, घूम रही है ना अपने एक्सिस पर। ये ऐसे अपने एक्सिस पर घूम रही है, ठीक है। मान लो इसमें अपन ने तीन बिंदु ले लिए, एक बिंदु ए ले लिया, एक बिंदु अपन ने यहाँ बी ले लिया, और एक बिंदु अपन ने यहाँ सी ले लिया। अब अपन इन तीन बिंदुओं की गति देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं अपन? अपन इन तीन बिंदुओं की गति देखेंगे। पहली बात तो, अब ये अपने एक्सिस से घूम रही है, तो किससे घूम रही है? ओमेगा से। और ये इसका ओमेगा हो गया किधर? एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है। इतना समझेगा कितने वेग से घूम रही है? ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, इतना समझ आ चुका है। आ गया ना। अब ये m1 द्रव्यमान का एक कण है इस जगह पे, इधर m2 द्रव्यमान का कण है, और इधर m3 द्रव्यमान का कण है। ये तीनों भी घूम रहे हैं भाई, घूम रहे हैं भाई। अब एक बात बताओ, ये इस पट्टी के साथ घूम रहे हैं, तो इनका कोणीय वेग क्या होगा? इनका कोणीय वेग क्या होगा? जो ये पट्टी का कोणीय वेग होगा, मतलब सबका कोणीय वेग बराबर होगा, बिल्कुल होगा। एक बात बताओ, एक गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर तुम बैठे हो, गाड़ी चल रही है 50 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो तुम भी क्या चल रहे हो? तुम भी तो गाड़ी के साथ साथ 50 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हो। चल रहे हो नहीं चल रहे हो? चल रहे हो, क्योंकि अगर अपन 50 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई गाड़ी से अगर नीचे कूदें तो अपन को धक्का लगता है। और वो धक्का क्या होता है? एकदम झटके से कूदे तो वो धक्का लगता है। धक्का क्या होता है कि अपन अपनी बॉडी गति कर रही है, और एकदम अपन स्टॉप आएंगे तो भाई ब्रेक लगेगी तो आगे जाएंगे ना। तो अब यहाँ ये घूम रही है, तो ये भी एक अपने कोणीय वेग से घूम रहे हैं, तो सबका कोणीय वेग क्या होगा? ओमेगा। क्या होगा? सबका कोणीय वेग क्या होगा? ओमेगा। लेकिन एक बात समझो, ये कण यहाँ है। अब इस कण की स्थिति देखो, ये तो सब तो ओमेगा से घूम रहे हैं, लेकिन इसका वेग इस टाइम पे इधर है, इसका वेग इधर है, और इसका वेग इधर है, ठीक है। और देखो इसके द्वारा इतने टाइम में बनाया गया कोण कितना हो गया? ये इतना सा। इसके द्वारा बनाया गया इतना सा, और इसके द्वारा बनाया गया ये इतना सा, है ना। मतलब ओमेगा तो सेम है, लेकिन वी सेम नहीं है।
बिल्कुल भी सेम नहीं होता है भाई। इसका कोणीय वेग है वो तो समान होता है, लेकिन वेग, इसका जो वेग होता है ना वो समान नहीं होता है घूर्णन गति में हर बिंदु का। मैंने ये तुम्हें बताया भी है। मान लो अगर कोई सर्कल में गति करे, यहाँ समझो इस बात को, इधर ये अगर अपन सर्कल में गति करें, ये एक चक्ति घूम रही है ना, और इसका इस पॉइंट पर देखो, तो इस पॉइंट पर इसका वेग किधर होगा, इधर ओमेगा से घूम रही है, तो इस पॉइंट पर इसका वेग क्या होगा, इधर वी की डायरेक्शन। इस पॉइंट के वेग की डायरेक्शन किधर है, इधर वी। और इस वेग की डायरेक्शन किधर है, इधर वी। इस वेग की डायरेक्शन किधर है, इधर वी। बिल्कुल है भाई। ओमेगा की डायरेक्शन तो फिक्स है, वी का परिमाण तो सबका सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन चेंज है। अब एक बताओ तो, एक आई कैप में है, एक जे कैप में है और एक के कैप में है, और दोनों की वैल्यू, ये दो आई कैप है और ये दो जे कैप है ना, और ये दो के कैप है, क्या तीनों चीज सेम है? बिल्कुल अलग अलग है भाई, क्योंकि डायरेक्शन अलग होने से बिल्कुल सदिश का परिमाण, बिल्कुल सदिश का जो परिमाण है बिल्कुल चेंज हो जाता है डायरेक्शन से, क्योंकि सदिश डायरेक्शन और उसके परिमाण दोनों पर निर्भर करता है। तो भाई साहब यहाँ इन सबका वेग अलग अलग होगा, तो इसका वेग क्या लिखेंगे अपन, इसका वेग v1 लिखेंगे, इसका वेग v2 लिखेंगे, और इसका वेग अपन v3 लिखेंगे। बिल्कुल लिखेंगे, क्यों? क्योंकि भाई साहब डायरेक्शन और स्थिति के अनुसार इन सबका वेग अलग होगा, और अगर इनका वेग अलग अलग है, अपन रेखीय वेग की बात कर रहे हैं, ओमेगा तो सबका फिक्स है, ओमेगा तो कोणीय वेग है ना भाई, ओमेगा तो अपना कोणीय वेग है, वो तो फिक्स होगा, लेकिन रेखीय वेग v1 तो चेंज होगा, बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं होगा ना भाई, होगा। अब इसका ओमेगा 1, अब इसका देखो v1 है, वेग है, और वेग है तो इसका वेग त्वरण भी होगा a1, इसका त्वरण होगा a2, और इसका त्वरण होगा a3। बिल्कुल। अब अपन को दो फॉर्मूले और याद करने हैं, कौन कौन से, देखो वेग बराबर होता है ओमेगा आर, क्या होता है, वेग बराबर होता है ओमेगा आर, यानी वेग कब आएगा, जब ओमेगा में अपन आर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कोणीय वेग में अगर दूरी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आ जाएगा अपना, यह क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या है, त्रिज्या, ये इस बिंदु की त्रिज्या, इस सर्कल की त्रिज्या क्या होगी, आर, तो ये त्रिज्या है, तो ओमेगा क्या आएगा, ये v क्या आएगा, ओमेगा इंटू आर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और ऐसे ही अल्फा, ओ ए क्या होगा अपना, ए होगा अल्फा आर। ये दो फॉर्मूले अपन को याद रखने हैं, बिल्कुल याद रखने हैं। अभी आए कहाँ से, ऐसे आते हैं, देखो ये एक बात समझो, ये तो इसका कोणीय वेग है ओमेगा, मान लो इस बिंदु ने यहाँ से और यहाँ स्थिति चेंज की है, ठीक है, इसने इतना थीटा बना दिया ये भाई, क्या बना दिया, थीटा बना दिया है ना, तो थीटा ये बना दे, ये इसने यहाँ पर थीटा बना दिया है ना, और ये कोणीय ओमेगा से घूम रहा है ना, इसका कोणीय वेग तो ओमेगा है। अब लेकिन इसने देखो चली कितनी, अब इस पर, इसकी स्थिति में वेग इसका v, और इस स्थिति में इसका वेग v, देखो इधर v1 है, इधर v2 है कि नहीं, v1 है, इधर v2 है, तो देखो है ना, अब देखो इधर इसका v1 बराबर क्या लिखेंगे अपन, ओमेगा आर, ओमेगा आर, है ना, लिखेंगे नहीं है, लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे यार। ये फॉर्मूला कैसे आया, देखो सीधी सी बात, ये फॉर्मूला ना मुझे भी नहीं पता कैसे आया तो ना, ये दोनों फॉर्मूले याद रखने वाली बातें हैं, तो याद रखना है बस, मतलब बहुत काम आएंगे, बहुत बहुत काम आएंगे। देखो मैंने बहुत से फॉर्मूले बना दिए हैं, तो उनका मैं तुम्हें एक चार्ट बना दूंगा, वो समझने की बात है ना। पहले तो ये फॉर्मूले याद करो, ठीक है, अल्फा आर और ओमेगा आर, अरे यार ओमेगा और अल्फा को आर से गुणा कर दो, आ जाएगा वी और ए में। अब देखो इसका v1 है, तो इसकी दूरी r1 है, ये r2 दूरी पर है, और ये r3 दूरी पे है, बिल्कुल r3 दूरी पे। तो देखो v1 क्या होगा, v1 होएगा ओमेगा r1, v2 क्या होगा, ओमेगा r2, v3 क्या होगा, ओमेगा r3, और ऐसे ही अल्फा a1 क्या होगा, अल्फा r1, a2 क्या होगा, अल्फा r2, और a3 क्या होगा अपना, अल्फा
R3 ये तो हो गया अपने पास। अब देखो अगर अपने पास रेखीय वेग आ गया तो क्या अपन रेखीय वेग से निकाय की गतिज ऊर्जा नहीं लिख सकते? अब देखो अपन ऐसे 3 कण मान लिए ऐसे अनंत होंगे तो निकाय की गतिज ऊर्जा के क्या होगी? के नेट होगी 1/2 mv² 1 प्लस 1/2 mv²2 है ना, m1v1², ऐसे ही 1/2 m3v3 का स्क्वायर, और ऐसे ही डॉट 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 चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी बिल्कुल आगे तक। अब निकाय की गतिज ऊर्जा में देखो, थोड़ा समझो, अगर अपन v1 की वैल्यू रखें, v2 की वैल्यू रखें, v3 की वैल्यू रखें, तो निकाय की गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी? k इक्वल टू आ जाएगी 1/2 m1। अब v1 की जगह देखो अपन क्या लिखेंगे? ओमेगा 1 ओमेगा r1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 ओमेगा r2 का स्क्वायर, है ना, और ऐसे ही लिखेंगे 1/2 m3 ओमेगा r3 का स्क्वायर, है ना। ऐसे डॉट 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 आगे चलेंगे, 10 कण होंगे, 100 कण होंगे, 2000 कण होंगे, 3000 कण होंगे। रिजिड बॉडी तो कितने से ही बन सकती है ना भाई, तो कितने भी कण लिख सकते हैं अपन, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो इसमें तो थोड़ा एक, अब इसको अगर अपन और थोड़ा खोल के करें तो देखो 1/2 को तो आगे कॉमन ले लो भाई, ले लिया, छोड़ो, m1 ओमेगा स्क्वायर r1 का स्क्वायर प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस m3 ओमेगा स्क्वायर और r3 का स्क्वायर। स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अब देखो ओमेगा सब में है तो ओमेगा को कॉमन ले सकते हैं अपन, तो k इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। और ये हो जाएगा, अब देखो m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, और डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। बिल्कुल चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा? बिल्कुल चलता जाएगा, है ना, है ना, बिल्कुल चलता जाएगा। अब ये फॉर्मूला थोड़ा याद करने वाला बात है, ये फॉर्मूला समझो। देखो देखो समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है? इधर देखो, अपने पास फॉर्मूला के का फॉर्मूला आया है 1/2 ओमेगा स्क्वायर m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब एक बार रिजिड बॉडी को दोबारा बनाओ। ये रिजिड बॉडी थी अपनी, ठीक है, और वो इस एक्सिस के सापेक्ष घूर्णन कर रही थी। अपन ने इधर m1 लिया था, इधर m2 लिया था, हाँ एक कण, और इधर अपन ने m3 लिया था। ऐसे सारे कण होंगे बिल्कुल। ये r1 दूरी पर है, ये r2 दूरी पर है, ये r3 दूरी पर है। तो क्या अपन को इसका पूरी का समाकलन नहीं कर देना चाहिए, ताकि अपन ये m1 और r1 को समाकलन करते हैं, समाकलन करते हैं तो अपन को एक इसका पूरा वो निकल जाएगा, क्या पूरा का, जैसे m1 r1 का स्क्वायर निकाल रहे हैं अपन, ये है ना, ऐसे पूरे का निकाल लें तो उसको अपन क्या कहेंगे? इस सब का योग कर लेंगे अपन। तो उसको अपन ने एक नाम दे दिया, क्या? उसको कह दिया अपन ने आई। क्या कह दिया? आई। तो के ई बराबर अब क्या हो गया? 1/2 ओमेगा स्क्वायर आई। अब ये आई क्या है? इस आई को अपन कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। आघूर्ण, इसको क्या कहते हैं अपन? जड़त्व आघूर्ण। अब जड़त्व आघूर्ण समझ आ गया तो अपन देखो के का फॉर्मूला भी बन गया अपने पास 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, किसके लिए? और फॉर रोटेशन ओनली, फॉर रोटेशन, फॉर रोटेशनल मोशन के लिए अपन को पास के का फॉर्मूला भी आ गया, बिल्कुल आ गया जी, है ना। अब अपने पास जड़त्व आघूर्ण भी आ गया। अब जड़त्व आघूर्ण आई भी आ गया। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया जी। जड़त्व आघूर्ण है क्या? आई बराबर है अपना है m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर।
बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल है भाई, जड़त्व आघूर्ण आ गया अपने पास, के भी आ गई। अगर अगर कोई वस्तु है, समझो मेरी बात, अब देखो मैं तुम्हें आई निकालना सिखा रहा हूँ सबकी, सबका आई निकालना सीखेंगे। किसका? सबका आई। अब एक बात बताओ, एक अपन ने सेंटर ऑफ मास पढ़ चुके हैं अपन, COM पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? बिल्कुल पढ़ चुके हैं। तो अपन एक बात बताओ, कोई बड़ी वस्तु होती है, उसका हर एक वस्तु का सेंटर ऑफ मास होता है, हर वस्तु का सेंटर ऑफ मास होता है, हर वस्तु का सेंटर ऑफ मास होता है कि नहीं होता है? तो एक बात समझो, एक बात समझो, ये क्या है? ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR है। क्या है अपना? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके सापेक्ष अपन ने एक लोहे की गेंद ली, अब इसके सापेक्ष अपन ने एक लोहे की गेंद को तार से बांध के घुमा रहे हैं, समझो लोहे की गेंद है। अब इसका द्रव्यमान क्या है? टोटल m, और इसका अब देखो इसके सापेक्ष इसका m1 इधर होगा, m2 इधर होगा, m3 लेकिन अब देखो इधर इसकी एक मेन दूरी पता लग गई अपन को r, तो इसके लिए अपन जड़त्व आघूर्ण नहीं लिखेंगे, I बराबर क्या होगा? अब देखो यहाँ पर एक ही द्रव्यमान है और एक ही दूरी है, तो इसका हो जाएगा I बराबर mr²। हुआ कि नहीं हुआ? जड़त्व आघूर्ण। तो अगर कोई बिंदु द्रव्यमान की वस्तुओं के लिए जड़त्व आघूर्ण लिखना अपन को आ गया है, किसके लिए? बिंदु द्रव्यमान की वस्तु वस्तु के लिए जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? ये होता है भाई, होता है कि नहीं? बिंदु द्रव्यमान की वस्तु के लिए जड़त्व आघूर्ण अपन लिखना सीख गए, क्योंकि अपन ने इस लोहे की गेंद को बिंदु द्रव्यमान माना। अब समझो, अब अब अपन एक बात समझते हैं, चलो। अब देखो, अब देखो, अब अपन कुछ वस्तुओं के जड़त्व आघूर्ण तथा इनके सापेक्ष गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण और सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, ठीक है? अब मान लो एक रॉड ली अपन ने, ये रॉड ले ली। अब इस रॉड को कहाँ कहाँ से घुमा सकते हैं अपन, ये समझो। पहली बात तो मान लो ये थोड़ी पूरी रॉड है, क्या है? अरे रॉड नहीं, अरे रॉड का तो अभी अपन मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा। पहले एक क्या करते हैं अपन, ये दे देते हैं कि ये एक बिंदु द्रव्यमान, ठीक है, और ये एक बिंदु द्रव्यमान, थोड़ा हल्के से ट्राई करते हैं ना, सर ने करा रखा है जैसे, और इसका अपन ने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लिख दिया है। क्या लिख दिया है भाई? ये अपन ने एक्सिस ऑफ रोटेशन लिख दिया है। अब देखो ये पूरी छड़ है 5 मीटर की, 5 मीटर की, और इधर है अपना 3 kg का एक गोला, और इधर है अपना 2 kg का एक गोला। तो ये है R1 दूरी, ये है R2 दूरी, और ये है पूरी दूरी अपनी R। अब देखो सेंटर ऑफ मास से, अगर अब तुम्हें सेंटर ऑफ मास कर रखा है, तुमने क्लास ले रखी है, तो उससे अपन R1 R2 निकालना जानते हैं। तो R1 निकालते हैं ना अपन, तो उसमें देखो जब अपन R1 निकालते हैं तो M2 का द्रव्यमान लेते हैं और R लेते हैं, और नीचे लेते हैं M1 प्लस M2, ठीक है? और ऐसे अपन R2 लिखते हैं जब लेते हैं M1 का द्रव्यमान, और R क्या है? पूरी दूरी, और M1 प्लस M2 ये सेंटर ऑफ मास की क्या है? वो है फॉर्मूला। तो देखो इसका अगर अपन निकाले, M2 कितना है अपने पास, देखो R1 निकाल रहे हैं तो M2 2, R कितनी है? 5, M1 M2 कितना है? 5 5, तो R1 आई ये दूरी 2, ठीक है? और ये आएगी कितनी? 3। कितनी आएगी? 3। कैसे? देखो M1 है 3, और ये है 5, और ये 5 3, ये आ गई 3। तो अपन ने देखो सेंटर ऑफ मास देख लिया अपना। सेंटर ऑफ मास कहाँ है? 3 kg से 2 मीटर की दूरी पर, 3 kg से 2 मीटर की दूरी पर, 2 kg से 3 मीटर की दूरी पर। बिल्कुल सेंटर ऑफ मास समझ आ गया अपना, सेंटर ऑफ मास समझ आ गया। अब इस एक्सिस के सापेक्ष इसका रोटेशन करा रहे हैं अपन, इसका इस एक्सिस के सापेक्ष इसका क्या करा रहे हैं अपन? रोटेशन। तो देखो इसको अपन यहाँ बनाए, ये तो 3 kg का था अपना, है ना? समझो ये 2 kg का था अपना, और ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन थी। बिल्कुल यहाँ से इसको अपन घुमाएंगे, और ये कितनी दूरी पर थी? 2 मीटर की दूरी पर, ये अपना 3 मीटर की दूरी पर। अब इसका अपन क्या लिखेंगे? पहले जड़त्व आघूर्ण लिखते हैं, है ना? जड़त्व आघूर्ण लिखते हैं, तो आई बराबर क्या आएगी अपनी? आई बराबर देखो अपन क्या लिखते हैं? M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर, डॉट 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 चलते जाओ। अब यहाँ पर अपने पास 2 ही कण है, तो आई बराबर लिखेंगे 2 का पहले का लिखो 3 kg, है ना? 3 kg का है, 3 kg का कितनी दूरी पर? 2 मीटर की दूरी पर, 2 का स्क्वायर, है ना? प्लस ये है 2 kg का, और कितनी दूरी पर? 3 का स्क्वायर। तो आई बराबर ऐसे बनने लिख सकते हैं 4
दो दूनी चार, चार तिये 12 प्लस तीन, तीन दून तीन तिये 9, 9 दूनी का 9 दूनी कितना होता है 18 होता है ना भाई। 12 और 18 कितना हो गया अपना, ये हो गया 30। तो आई नेट कितना आ गया अपना इसका, इस चीज का आई नेट कितना आ गया 30 kg मीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना जड़त्व आघूर्ण, कितना आ गया 30 kg मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण आ गया। बिल्कुल समझ आया होगा मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ आया होगा। चलो अपन और थोड़े जड़त्व आघूर्ण के करते हैं, फिर इस क्लास को एंड करेंगे। आज की क्लास में तुम्हारा जड़त्व आघूर्ण बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। आज जड़त्व आघूर्ण अपन को पूरा क्लियर कर देना है, चाहे क्लास 2 घंटे की क्यों ना बने, पर जड़त्व आघूर्ण एकदम क्लियर होना चाहिए हर एक तरह की वस्तु के लिए, ठीक है। हर एक वस्तु के लिए अपन को जड़त्व आघूर्ण को क्लियर करना है। अपन हल्के से ट्राई करेंगे और भारी तक जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो अब इतना समझ आ गया। अब एक बात बताओ, अब इसी चीज को अपन थोड़ा सा टिल्टेड करें और थोड़ा सा इसी दो बिंदु द्रव्यमान वाले क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएं। इसके लिए मुझे पेन की जरूरत पड़ेगी, एक ब्लैक पेन की, है ना। चलो अपन अभी ब्लैक पेन ले लेते हैं, है ना। तो अपन ब्लैक पेन से क्या बनाते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं अपना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है अपना, बहुत आराम से कह रहा है कि ये दो क्या है, अरे चल जा मेरे भाई, ये अपना ये है, इधर क्या है अपना 4 kg रखा है भाई, इधर अपना रखा है 3 kg रख दिया। अब यार मुझे थोड़ा दिख नहीं रहा ना ढंग से क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है इसमें, वो ब्लू पेन से भी मार के है ना, इसलिए अब इसने बोल दिया है अबे यार इसमें क्या है ये लपड़ा, अब इसने बोल दिया कि ये है ना, ये सेंटर है ना, ये सेंटर से ये एक लाइन जा रही है भाई, ये है भाई। अब इस सापेक्ष, इस अक्ष के सापेक्ष ये कर रहा है घूर्णन, ये अक्ष बोल दिया भाई। अब इसने ये अक्ष बोल दिया है घूर्णन कर रहा है, और इससे ये जो अक्ष की ये थीटा है, ये 37 डिग्री है, और भाई ये भी 37 डिग्री है भाई। इस अक्ष के सापेक्ष इसका रोटेशन निकालो। अब इसका रोटेशन निकालते हैं भाई। पहले तो इसका अपन को सेंटर ऑफ मास लिखना है, सेंटर ऑफ मास लिखने की जरूरत नहीं है, इसने एक चीज और बोल दी है कि ये जो दूरी है ना, ये अपनी है 5 मीटर, और ये दूरी है ना, ये भी अपनी 5 मीटर ही है, कितनी 5 मीटर। तो देखो अपन अपन क्या लिखते थे, अपन देखो समझो मेरी बात, समझो अपन लिख रहे हैं आई बराबर जड़त्व आघूर्ण लिखते हैं m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। लेकिन अपन ने हमेशा ये r दूरी है, ये लंबवत दूरी ली है, कैसे ली है, लंबवत। मतलब किससे, अपन ने देखो रिजिड बॉडी बनाई थी ये, तो इसमें सेंटर ऑफ मास लिया था, तो ये m1 इधर, तो ये दूरी r1 डायरेक्ट लंबवत, ये r2, अभी ये m2 था यहाँ पर, इससे ये दूरी लंबवत, m3 था यहाँ, इससे ये दूरी लंबवत, अपन ने यहाँ ये रिजिड बनी तो इससे ये दूरी लंबवत। बिल्कुल हमेशा सेंटर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, इससे हमेशा लंबवत दूरी ली है, तो अपन को यहाँ हमेशा लंबवत दूरी लेनी है। अब बताओ इसकी और ये दूरी 5 मीटर है, जो क्या लंबवत दूरी है, बिल्कुल नहीं है भाई, ये बिल्कुल लंबवत दूरी नहीं है। लंबवत दूरी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या होगी, ये होगी, ये होगी कि नहीं होगी, और इससे ये होगी। बिल्कुल देखो एक जैसा क्वेश्चन है, तो रोटेशन ऑफ, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी, ये लंबवत दूरी ये होगी, तो अपन को ये दूरी निकालनी है, इसके सापेक्ष ये घूर्णन करेगा और इसके सापेक्ष ये घूर्णन करेगा, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। अब देखो अपन को पता चल गया है कि ये 37 डिग्री का एंगल है और ये 5 है और ये लंबवत दूरी है। तो अब देखो लंब बनाया अपन ने, ये है ना, और ये बनाया और ये बनाया, और देखो ये तो लंब हो गया अपना, ऐसे कैसे,
है ना। ये अपना एंगल हो गया 37 डिग्री और ये 5 मीटर हो गया। अब अपन को बताया 30 से थीटा के सामने एक भुजा होती है लंब, और ये कर्ण हो गया अपना, और ये आधार हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। और थीटा कितना है? 37। अगर अपन को देखो क्या निकालना है, अपन को लंब निकालना है, और लंब और कर्ण किस में आता है? साइन थीटा में। साइन थीटा, साइन थीटा में, और थीटा कितना है अपना? 37 डिग्री। अब देखो साइन है तो छोटे के साथ छोटा, तो साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। अब देखो ये 5 तो कर्ण हो गया और ये हो गया लंब, तो डायरेक्ट आ गया ना लंब 3। कितना? 3। आया कि नहीं आया? साइन 37 की अपने वैल्यू लिखी और 3/5 आ गया। आया कि नहीं आया भाई? आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये हो गया। अब देखो लंब आ गया 3। अब देखो ये भी साइन 37 वाला ही है और ये भी साइन 37 वाला ही है, तो इसकी भी दूरी 5 होगी और 3 होगी, और ये भी 3 होगी। होगी कि नहीं होगी? तो अब लिख दो आई बराबर क्या? m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। m1 कितना है भाई? 3 इंटू r1 की दूरी कितनी है? 3 का स्क्वायर प्लस m2 कितना है अपना? 4, और r2 कितना है? ये भी 3 ही आ रही है, तो 3 का स्क्वायर कितने होगा? 3 3 9 9 9 9 9 2 18 होती है 27, प्लस 3 3 9 9 9 36। सॉल्व कर लो, हो जाएगा ना आंसर? बिल्कुल हो जाएगा। अब समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल, मेरे हिसाब से अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है कि अपन कर क्या रहे हैं आखिरकार, है ना। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि ये जो आर दूरी है ये हमेशा लंबवत दूरी होती है। अब ये जो दूरी होती है वो लंबवत दूरी होती है। किससे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ देगा अपन को, वहीं उससे अपन को लंबवत दूरी कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, अब देखो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन अपना। देखो ये अपना बोल दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और अपन को ये त्रिभुज दे दिया, एक तो ये है ना, और अपना एक ये, और ये दे दिया, ये ट्रायंगल सेट कर दिया अपना। कोई दिक्कत है? नहीं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अपना ट्रायंगल सेट कर दिया है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन दे दिया और बोल दिया कि तीनों भुजाएं ना ए की है। ये भी ए है भाई, ये भी है और ये भी है। ये कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज है। अब इसका अपन को क्या लिखना है? इसका अपन को आई नेट लिखना है। क्या? जड़त्वागुण नेट, जड़त्वागुण लिखना है। क्या लिखना है? आई नेट। अब देखो पहली बात तो मैंने दूरियां कैलकुलेट करना सिखाया था। देखो अपन को पता है कि ये वाला जो कण है और ये प्रत्येक का द्रव्यमान क्या है? एम बोल दिया है। क्या? एम। ठीक है। अब ये जो कण है, तो ये तो अपने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही घूर्णन कर रहा है, तो इसके साथ तो आर की वैल्यू क्या है? 0। तो इसका m1, ये m है, और इसके साथ आर की वैल्यू क्या है? 0। तो इसका तो 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसका तो घूर्णन 0 हो जाएगा। हो गया। ये कितनी दूरी पर है भाई? ये r/2 दूरी पर है। कितनी? a/2 दूरी पर। कितनी दूरी पर? a/2। तो इसका होगा m a/2 का स्क्वायर, है ना, प्लस ये कितनी दूरी पर है? ये ए दूरी पर है भाई। अपन को लंबवत दूरी लेनी है ना, ये लंबवत दूरी a/2 होगी, है ना। ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी हो गई अपनी? ये दूरी ए होगी पूरी, तो एम ए का स्क्वायर, ये कितना होगा? एम ए स्क्वायर बाई 4 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 4, ये एम ए स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 4 एम ए स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल 5 एम ए स्क्वायर बाई 4। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। अब ये मत कह देना कि ये a/2 कहाँ से आ गई। थप्पड़ रख दूंगा, थप्पड़ रख दूंगा। ये दिख नहीं रहा तुम्हें? ये इसका आधा कट रहा है और ऐसे भी नहीं समझ आ रहा है, तो ये चित्र बनाओ। ये देखो, ये अपना एक समबाहु त्रिभुज है, इसका ये एंगल 60 डिग्री होता है। ये एंगल टोटल कितना है? 90 का। 90 का है का नहीं? ये एंगल 90 का एंगल है, तो ये एंगल जब 90 का है तो ये एंगल भी 90 का है अपना। तो ये कितना बचा? ये 30 बचा, और ये अपने पास ए है। तो अब देखो ये 30 डिग्री का एंगल है, ये अपना कितना है? ए। तो इसके सामने की बजाय ये कितनी हो जाएगी? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 बराबर लंब बटे एल बटा ए होगा। एल बटा ए करंट, है ना। साइन 30 की वैल्यू 1/2 नहीं होती, एल बटा ए। तो एल बराबर नहीं आ जाएगा a/2, आ नहीं जाएगा, है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन समझो।
ये 3 कण है समबाहु त्रिभुज के और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये दे दिया, बिल्कुल इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये दे दिया। अब इसका निकालो I1, देखो इसका I1 कितना होगा। अब देखो अपन अलग अलग निकाल के चेक करेंगे। इसका होगा I1 क्या होगा, M1 R1 का R कितनी है 0, तो इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, जो चीज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है उसके लिए R की वैल्यू तो 0 होगी ना। ठीक है, अब इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो, ये वाला कण और ये वाला कण, ये देखो कहाँ है भाई, ये कहाँ है, ये इसके साथ देखो घूर्णन पे कितनी दूरी पर है भाई, ए दूरी पर, ए दूरी पर। अब देखो ये सर्कल है, ये एक डंडी है, डंडी। अब इसके साथ देखो ये एक डंडी है ना, ये एक डंडी है समझो। अब इसके साथ ये भी अभी लंबवत है और ये भी दूरी लंबवत है। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब यही है। इसका मतलब मैंने देखो क्रॉस बनाया है, इसका मतलब क्या है, ये अभी लंबवत तल के लंबवत अक्ष है, ये लंबवत, समझ गए। अपन ऐसे लिखते, ऐसे बनाते तो ये सीधी रेखा के आसपास लंबवत होती। ठीक है, अब इसके लिए तो ये दोनों भी लंबवत है, तो ये इसका हो जाएगा m², इसका हो जाएगा m², टोटल I नेट हो जाएगा 2m²। कितना हो जाएगा, 2m²। ठीक है, अब देखो, हाँ जैसे अगले क्वेश्चन में बना दिया इसने, अगला क्वेश्चन दिया है देखो, अगला क्वेश्चन दिया है। अच्छा देखो, ये एक समबाहु त्रिभुज है, वही अपना है ना, और इसने बोल दिया कि इस अक्ष के सापेक्ष, अभी ये इसने एक खुद एक्स दे दी, इसके सापेक्ष अब उनको बता देना है क्या, जड़त्व गुण। और एक कण यहाँ है अपना, एक यहाँ कण है, एक अपना यहाँ कण है, समझ आया, 3 कण अपने यहाँ है। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है तो इसका I1 क्या होगा 0, इसका I2 कितना होगा 0, क्योंकि ये खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है। बिल्कुल इनका I1 I2 0 होगा, लेकिन इसका होगा। अब देखो इसके साथ ये दूरी कितनी होगी, ये ए है अपनी, ये ए है ना, ये कौन टोटल 60 डिग्री का है। अब ये अब भी लंबवत बीच में से जाएगा तो ये 30 होगा, है ना, ये 30 होगा, है ना, ये 30 होगा और ये भी 30 होगा। तो अपन इसके साथ बना लें एंगल, है ना, इसके साथ एंगल बना लें अपन। तो देखो ये एंगल देखो, ये बना अपना, ये 30 का एंगल है और ये ए है अपना। अब ये देखो एंगल के सामने एक भुजा लंब होती है और बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो ये क्या है अपना आधार, आधार की वैल्यू दे रखी है ए, और आधार की वैल्यू किस में आती है, कॉस में, L/A/L/K/K/A। तो ये क्या होता है S/A/T, सेट नियम कहते हैं ना इसे, सेट नियम, साइन, साइन S/C/T सारा कैसे बोल रहा हूँ मैं, SCT, यानी SCT, ये साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, और टेन का होता है लंब बटे आधार। तो कॉस का लेंगे अपन आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 कॉस 30 की वैल्यू। इसका होता है आधार कितना है a बटा कर्ण कितना है अपना, कर्ण ही तो निकालना है, लंबी भुजा। अरे यार ये लंबी भुजा नहीं है, कर्ण है दे रखा है ए, जो मैं क्या पागल हो रहा हूँ, ये उल्टा कर रखा है ना, ये कर्ण दे रखा है तो कर्ण, तो ये तो आधार तो अपन को निकालना है, और कर्ण कितना दे रखा है भाई, कर्ण दे रखा है ए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू आ रही है अपन, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 कितनी आ रही है, a√3/2, क्योंकि कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसको a मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। अब इसका जो जड़त्व गुण क्या होगा m, और ये a की वैल्यू a√3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका जड़त्व ma², 3/4, ये आएगा 3/4 ma²। कैसे आया ये वैल्यू, ये दूरी निकालना सीखना आना चाहिए। अरे नहीं आया क्या समझ में, ये दूरी नहीं निकाल सकती, ये समबाहु त्रिभुज है यार, ये समबाहु त्रिभुज है, ये ए है, ये ए है और ये अपनी ये है। अब इसको अभी लंबवत बीच में से काटेंगे तो ये वाली दूरी a/2 नहीं बचेगी, बची कि नहीं बची, और ये दूरी नहीं निकाल सकते अपन, ये a/2 है, ये 60 है, ये 30 है और ये 90 है, इससे ये वाली दूरी नहीं निकाली जाती तुमसे, यार कैसी बात कर रहे हो। अब देखो एक और देखो, इधर देखो, ये अपना है एक वर्ग, क्या है वर्ग, ठीक है, वर्ग
पर चारों कोनों पर एम एम द्रव्यमान के गोले रखे हैं इधर, ठीक है। और ये क्या है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके सापेक्ष ये वर्ग घूम रहा है, तो इसके लिए आई नेट लिखना है अपन को। क्या लिखना है, आई नेट, ठीक है। तो अब देखो आई नेट लिखना है तो अपन को लंबवत दूरी लेनी है। देखो इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा क्योंकि ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है। इसका देखना है, देखो ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है। अब देखो इसके साथ ये दूरी, देखो ये इन दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा बीच में। अब देखो अब ये दोनों क्या बन रहे हैं, ये वर्ग के विकिरण नहीं बन रहे, ये दोनों 90 डिग्री के पर काट रहे हैं एक दूसरे को, ये सब 90 डिग्री का एंगल है। अब देखो ये वाली दूरी ए है, अपन को पता है। ये वाली टोटल दूरी कितनी होती है, ये वाली टोटल दूरी कितनी होती है भाई, ए रूट टू नहीं होती, ए रूट टू नहीं होती है क्या, ए रूट टू नहीं होती है। देखो वर्ग होता है, वर्ग उसमें ये वाली दूरी होती है ए रूट टू, और अब अपन ने इसको आधा कर दिया तो आधा कितना हो जाएगा, ए रूट टू बाई टू। अब टू से ये गया तो ए बाई रूट टू, तो ये दूरी कितनी बची, ए बाई रूट टू, कितनी बची, ए बाई दूरी, ए बाई रूट टू। तो आई नेट कितना हो जाएगा, आई नेट हो जाएगा एम ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर प्लस एम ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर। दो का ही क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर आ गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई टू प्लस एम ए स्क्वायर बाई टू। देखो ये आधा दोनों मिलके क्या बना देंगे, एक, क्या एम ए स्क्वायर करके भी देख लो इधर दो, तो ये एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर कितने हो जाएंगे, टू एम ए स्क्वायर बाई टू, कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बचेगा सिर्फ। समझ आया, कुछ आ रहा है समझ में भाई। मैं सिर्फ जड़त्व आघूर्ण निकालना सिखा रहा हूँ, अगर फिर बाद में क्वेश्चनों में तुम कहो अरे ये कहाँ से हो गया, आई की वैल्यू कहाँ से लग दी है, मुंह तोड़ दूंगा मुंह। एक अपन घन बनाए अपन, ये घन बना दिया। अगर अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन दे दिया है भाई साहब, ये वाली भुजा एक्सिस ऑफ रोटेशन दे दिया, ये क्या दे दी, एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर घूम रही है, ये सभी भुजाएं ए से है, ए से है, तो इन सब का जड़त्व आघूर्ण नहीं लिख सकते हो तुम, बताओ नहीं लिख सकते। ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसके साथ ये वाला कण अभिलंबवत है, तो इसका तो ये हो जाएगा, इसका भी ए हो जाएगा, ये खुद ए पे चला जाएगा, है ना, ये वाला नीचे ए पे चला गया, ये है ना, ये सब ए पे चलेगा। लेकिन दिक्कत है इन दो की, एक तो ये और एक ये दोनों कितने होंगे, ये दोनों कितने होंगे भाई यार, ये एक वर्ग नहीं है ये घन का, इस घन को हटाएं तो ये वर्ग बन जाएगा, और ये दूरी पूरी क्या होती है, ए रूट टू होती कि नहीं होती है, ये ए रूट टू होती है। और ये वाली ये दूरी कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक की, ये वैसे काम तो नहीं आ रही लेकिन ये भी याद रखने वाली बात है, ये होती है ए रूट थ्री, कितनी होती है, ए रूट थ्री। काम की तो अपनी ये है। तो देखो अब देखो कितने कणों का तो ये बन रहा है, एक, दो, है ना, और तीन और चार का तो हो जाएगा 4ma स्क्वायर। ओके नहीं हुआ, ये वाला कण, ये वाला कण, ये वाला कण और ये वाला कण, ये तो डायरेक्ट अवलंब होता है। लेकिन या दो, एक ये और एक दो, ये दो कण, है ना यार, इस पे तो 8 होंगे ना टोटल। है ना, तो देखो इसका, देखो ये, अब देखो इसमें दो दो, ये तो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है तो इनका तो होगा ही नहीं, इन दोनों का तो, है ना। तो इसका कितना होता है, ए रूट टू प्लस एम ए रूट टू का होल स्क्वायर, कितने, दो, एक तो ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो ये तो हो जाएगा 4ma स्क्वायर प्लस 2m ए रूट टू का ए स्क्वायर, टू का कितना हो जाएगा, टू, दो दूनी चार, तो चार चार 8 ma स्क्वायर हो जाएगा टोटल, होगा कि नहीं होगा।
इतना समझ आया तुम्हें? अब ये बिंदु द्रव्यमान वाली वस्तुओं का, बिंदु द्रव्यमान वालों का तुम्हें जड़त्व गुण लिखना आ गया। अब अपन पढ़ेंगे भरबल वस्तुओं का, जैसे लंबी छड़, जैसे बेलन, कोई गोला, है ना, कोई जैसे कोई चपटी वस्तु, कोई तख्ती हो उसका, इन सब का, है ना, जड़त्व गुण लिखना अपन सीखेंगे। और उनका अपन को डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। तो वो क्या क्या रख याद रखना है वो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो सर ने करके दिखाया एक हाथ दो का, सर ने एक हाथ दो का करके दिखाया, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा। अब यार इसका तो दिखाना ही पड़ेगा। अभी सर ने करके दिखाए हैं, क्वेश्चन भी ऐसे करा रखे हैं जिनमें ये लैम्बडा काम में आ रहा है। यार क्या बताऊं तुम्हें यार। एक छड़, एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं थोड़ा, है ना। एक छड़ जिसकी लंबाई एल व रेखीय द्रव्यमान घनत्व इतना है, तो इस एक सिरे व तल के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण। अरे भाई ये क्वेश्चन ही ऐसा है जिसमें अपन को पूरा फॉर्मूला डेरिवाइड करना है। तो ड्राइव करने वाला फॉर्मूला है ये तो भाई। अब यार क्या इनको ड्राइव करना सिखाऊं मैं अब यार? सिखाऊंगा, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा।